नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेट स्टडी पर। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की मेरिट लिस्ट वाली तैयारी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानना और उसी पैटर्न पर फिर प्रैक्टिस करना। तो यह किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस बुक नया है, जो कि इसमें सेट नंबर टोटल 25 तक दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक सेट नंबर 21 से 21 से 25 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है और उसी पैटर्न पर फिर सेट नंबर 1 से 20 तक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो सेट नंबर 21 से 25 तक और सेट नंबर 1 से 11 तक पूरा डिटेल में इसका डिस्कशन करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, या तो फिर कमेंट आप कीजिएगा तो फिर से एक बार रिवीजन करवा देंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 12 का डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न बताएंगे जो कि परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख है? यानी कि भरत जन का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में किया हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऋग वेद में, है ना। भरत जन का उल्लेख किस वेद में किया गया? तो ऋग वेद में किया गया है। अब यहाँ वेद से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो वेद के बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी यहाँ पर एक बार एक साथ रिवीजन करना है। ठीक है, तो वेद है कितना? तो वेद की संख्या है 4। कौन कौन सा वेद है और किस क्रम में है? सबसे नया वेद कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा है, ये भी क्रम से भी आपको याद रखना है। ठीक है, 4 वेद है। कौन कौन सा है? तो पहला है ऋग्वेद, फिर है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। पहला है ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, दूसरा नंबर पर है यजुर्वेद, फिर सामवेद और सबसे लाटेस्ट और नवीनतम है अथर्ववेद। यानी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन, और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऋग्वेद से और प्रश्न कौन सा आता है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया। शूद्र का उल्लेख किस वेद में है? तो शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद में, है ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में है शूद्र का उल्लेख। ठीक है, अच्छा, यज्ञ का उल्लेख किस वेद में? यज्ञ का उल्लेख है यजुर्वेद में, और संगीत का उल्लेख है सामवेद में, और जादू टोना का उल्लेख किस वेद में? तो अथर्ववेद में। ठीक है, अच्छा, ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। कितने सूक्त है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो 1028 सूक्त है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, वेद के रचयिता कौन है? तो आपको देखिए, आप पढ़ते होंगे वेद के रचयिता, आप भी यहाँ पढ़ेंगे तो फिर कल पढ़ेंगे क्या है, महाभारत के रचयिता। इसलिए 4 अति महत्वपूर्ण है, जो कि जिसके रचयिता वेद व्यास है, वो चारों को एक साथ यहाँ पर देखिए। देखिए, वेद के रचयिता पूछे तो महर्षि वेद व्यास है, पुराणों के रचयिता भी वेद व्यास है, महाभारत के रचयिता वेद व्यास है, भागवत गीता के रचयिता पूछे तो वेद व्यास है। ठीक है, यानी कि वेद, पुराण, महाभारत और भागवत गीता, ये सभी के लेखक कौन है? वेद व्यास है। ठीक है, अच्छा, वेदों की संख्या आपको बता दी है 4। अगर पूछे वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। ठीक है, ये सारे चीज़ें याद रखना है। वेद 4, वेदांग 6, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द स्टीपल चेज निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो स्टीपल चेज ये घुड़दौड़ से संबंधित है। कौन ऐसा एग्जाम है जिसमें खेल से प्रश्न नहीं पूछा जाता है? तो इसलिए खेल से निश्चित रूप से गारंटी के साथ आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो धीरे धीरे खेल के बारे में पूरा डिटेल आपको हम बताएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ बताते हैं, फिर आपको आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे खेल के बारे में पूरा बता देंगे, और वहाँ से निश्चित गारंटी के साथ प्रश्न वहाँ आपके एग्जाम में लड़ेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए। ठीक है, खेल से प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो और खेल का एक पर्सनल आपको वीडियो भी बनाएंगे जिसमें खेल का जितना भी अति महत्वपूर्ण है, और उस वीडियो से गारंटी के साथ प्रश्न आएगा आपको। ठीक है, तो खेल का भी वीडियो आप सेपरेट हम अलग से आपको डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको 5 से 6 प्रश्न आपको अति महत्वपूर्ण है जो कि आपको बताते हैं, याद रखना है। ठीक है, जैसे को जो बड़े खेल हैं, जैसे ओलंपिक खेल है, फीफा वर्ल्ड कप है, राष्ट्रमंडल खेल है, ये कहाँ हुआ था और कहाँ होगा, ये आपको याद रखना है। ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था, याद रखना है। ओलंपिक 2024 जो है वो पेरिस में, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। 2028 में कहाँ होगा? ओलंपिक खेल 2028 में कहाँ होगा? तो ये होगा लॉस एंजिल्स, यानी कि कैलिफोर्निया में है लॉस एंजिल्स, और ये कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है, तो याद रखना है। देखिए, ओलंपिक 2 प्रकार का होता है, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और एक शीतकालीन ओलंपिक। तो जो 2024 और 28 में चल रहा है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। ठीक है, और जो 2022
और 26 में चल रहा है, यानी कि 4 साल के बाद होता है 2026 में, ये शीतकालीन ओलंपिक है। तो 2024 में जो हुआ अभी पेरिस में वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, और 2028 में होगा कहाँ, लॉस एंजल्स में। शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ हुआ था, बीजिंग में हुआ था। और शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ होगा, तो ये इटली में होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। ये शीतकालीन ओलंपिक भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न एक बार पूछा गया था, तो ध्यान रखना है। तो 2026 में होगा शीतकालीन ओलंपिक, इटली में होगा। ठीक है, बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था, तो वो कतर में हुआ था। एक चीज़ ध्यान रखना है, ओलंपिक, फीफा और राष्ट्रमंडल ये सभी खेल क्या है, 4 साल में आयोजित होता है। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये हुआ था कतर में। और 2026 कहाँ होगा, तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 होगा अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा, ये तीनों जगह होगा, है ना। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा, अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। 2026 में कहाँ होगा, तो होगा ग्लासगो में होगा ना, स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 2026 का राष्ट्रमंडल खेल होगा। ठीक है, तो इतना सारे चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किसका किया जाता है, तो अमोनिया का किया जाता है। ठीक है, अमोनिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो डायरेक्ट उदाहरण से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जैसे कि परंपरागत रूप से जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, है ना। फिर से समझिए, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और नील हरित शैवाल, फास्फोटिका, ये सब का प्रयोग प्राकृतिक रूप से यानी कि परंपरागत रूप से जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से कौन सा परंपरागत रूप से जैव उर्वरक है, तो याद रखना है राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और नील हरित शैवाल, फास्फोटिका, ये सब जैव उर्वरक के रूप में यूज इसका किया जाता है। ठीक है, अच्छा अमोनिया यहाँ आया, अमोनिया का सूत्र आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। ठीक, याद रखना है NH3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कीटहारी वनस्पति है। कीटहारी वनस्पति है इसमें यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया जो है ये कीटहारी वनस्पति है। अब कीटभक्षी या तो कीटहारी, इससे क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना है। देखिए कीटभक्षी पादप कौन कौन सा, यहाँ पर सब लिखना है। देखिए पीचर प्लांट, ये कीटभक्षी पादप है। फिर वीनस फ्लाईट्रेप, है ना, वीनस फ्लाईट्रेप, और कोबरा लिली, बटरवार्ट, घटपर्णी, यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा, ये सब कीटभक्षी पादप है। तो क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कौन कीटभक्षी पादप है, तो ध्यान रखना है पीचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रेप, कोबरा लिली, बटरवार्ट, घटपर्णी, यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा, ये सब क्या है, कीटभक्षी पादप है। ड्रोसेरा, ये सब कीटभक्षी पादप है, ये याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है, डैश ग्लूकोज का एक बहु शाखायुक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो क्या है जो कि ग्लूकोज का एक बहु शाखायुक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है, तो वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। यहाँ से दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है आपको। एक क्वेश्चन आएगा कि मानव शरीर में ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। वही प्रश्न यहाँ पर है ना कि डैश ग्लूकोज का एक बहु शाखायुक्त पॉलीसेकेराइड है जो कि जानवरों और कवक में ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है, क्या, ग्लाइकोजन, है ना। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। एक कहाँ होता है, तो मानव शरीर में ग्लाइकोजन संग्रहित होता है यकृत में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा पादपों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है, तो स्टोर्च के रूप में संग्रहित होता है, याद रखना है ना, स्टोर्च के रूप में संग्रहित होता है। मानव में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में, अब पादप में कार्बोहाइड्रेट स्टोर्च के रूप में संग्रहित होता है। अच्छा पादप कोशिका भित्ति जो होता है वो किसकी बनी होती है, तो पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है, याद रखना है। पादप में क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो पादप कोशिका भित्ति जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण, याद रखना है। नेक्स्ट है, सिरका बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो सिरका बनाने के लिए किसका, एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। वही बात है यहाँ, सिरका बनाने के लिए एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है मालूम,
एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। याद रखना है, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3 और COOH। अच्छा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह क्वेश्चन आ जाएगा आपको, अंगूर या इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टॉर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर या इमली में टॉर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। और मेलिक अम्ल किसमें? सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है ना। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेलिक अम्ल पाया जाता है। अगर क्वेश्चन है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कपड़े से जो दाग हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कपड़े में लगे दाग हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड से 2-3 प्रश्न हो गया। एक तो टमाटर में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, और कपड़े से दाग हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण, कतई जहर प्रश्न है, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आएगा, है ना, क्योंकि ये विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर स्थल से कई प्रश्न एग्जाम में, अभी रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है 2024 दिसंबर में, तो कई प्रश्न पूछा गया था। हर शिफ्ट में विश्व विरासत स्थल से क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखना है आपको, ये विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया 2023 में इसको, शांति निकेतन को। शांति निकेतन का निर्माण किसने करवाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने करवाया था। ठीक है, शांति निकेतन का निर्माण रविंद्रनाथ टैगोर ने करवाया था। अब आपको बताते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है सबको, है ना। 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, 41वां कौन सा है, 42वां कौन सा है, और 43वां कौन है? सबसे लाटेस्ट ये चारों आपको याद रखना है, और कहाँ है ये भी ध्यान रखना है। 40वां विश्व विरासत स्थल है धौलावीरा। ठीक है, और ये कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में है। ठीक, याद रखना है, 40वां है धौलावीरा, और ये कहाँ है? गुजरात में। और 41वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो वो है शांति निकेतन। शांति निकेतन है कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, 42वां विश्व विरासत स्थल कौन सा है? तो होयसल मंदिर समूह। होयसल मंदिर समूह, और ये कहाँ है? तो कर्नाटक में है। 43वां कौन सा है? तो मोइदम है। मोइदम ये है असम में। ठीक है, अब ये जो 43वां मोइदम है विश्व विरासत स्थल, इसी से मालूम 3-4 शिफ्ट में सिर्फ इसी 43वां से ही क्वेश्चन पूछ लिया था रेलवे अभी टेक्नीशियन का एग्जाम जो हुआ है ग्रेड 3 का, 3-4 शिफ्ट में इसी से कि अभी नवीनतम विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? 43वां है। 43वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो मोइदम है। 43वां विश्व विरासत स्थल मोइदम किस राज्य में है? तो असम में है। इसे कब घोषित किया गया? तो ये भी पूछा गया था। तो ये सारे चीज़ें इससे कई एग्जाम में पूछ लिया गया था, इसलिए ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। पहले तो आपको यहाँ ये याद रखना है कि 40वां कौन सा है? धौलावीरा गुजरात में है। 41वां विश्व विरासत स्थल शांति निकेतन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। 42वां होयसल मंदिर समूह कर्नाटक में है। 43वां विश्व धरोहर स्थल मोइदम है जो कि असम में है। ठीक है, फिर आगे आपको और भी डिटेल्स में बताएंगे। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या था? शांति निकेतन का निर्माण किसने करवाया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने करवाया था। रविंद्रनाथ टैगोर वही है जिनको भारत मतलब एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को ही मिला था। कब? 1913 में मिला था। और किस पुस्तक के लिए मिला था? उपन्यास के लिए मिला था इनको 1913 में। गीतांजलि है ना, गीतांजलि उपन्यास के लिए इनको नोबेल पुरस्कार, पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता यही है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो बुद्ध का उपदेश किस भाषा में? तो पाली भाषा में। ठीक, इसी तरह आएगा जैन धर्म का उपदेश किस भाषा में? तो वो प्राकृत भाषा में है। जैन धर्म का उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में है, ये ध्यान रखना है। बुद्ध का है पाली में और जैन धर्म का है प्राकृत में। अच्छा, बुद्ध की बात आई है तो बुद्ध से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? उपदेश की बात आई है तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। याद रखना कैसे? देखिए, पहला उपदेश तो दिया सारनाथ में, सर्वाधिक श्रावस्ती, सर्वाधिक श्रावस्ती, सर्वाधिक कहाँ दिया? श्रावस्ती में। तो इसे रिलेट कर लेना है ताकि आप कभी भूले ही नहीं। सर्वाधिक श्रावस्ती में, जैसे सर्वाधिक बोले तुरंत दिमाग में आ जाए श्रावस्ती। तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में दिया। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 चीज़ें इसलिए एक साथ बताएं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश दिया श्रावस्ती में, और मृत्यु कुशीनगर में, ये तीनों जगह यानी कि सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर, ये तीनों कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक, ये ध्यान रखना है। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म
और महावीर का जन्म कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट करके याद रखेंगे। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। तो देखिए इसमें कन्फ्यूजन ना हो, कैसे याद रखना है। देखिए गौतम, गौतम में तो आ रहा है ना, तो गौतम 63, गौतम 63 563 वाला हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में, और महावीर स्वामी हो जाएगा 540। तो गौतम 63 गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। और इनके मृत्यु में भी देखिए तो का है, तो है, जैसे कि 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था, 483 है इसमें भी, गौतम 63, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, याद भी रहेगा। तो गौतम तो से रिलेट करना है, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी के जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, महावीर स्वामी का। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, ये ध्यान रखना है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था, और मृत्यु कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ। और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहाँ, वैशाली के कुंडग्राम में, और मृत्यु कहाँ हुआ, राजगीर के पावापुरी में हुआ, ठीक, इतने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मांग यह कहता है, मांग का नियम क्या कहता है, तो मांग का नियम कहता है कि यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग की गई मात्रा कम हो जाती है। जब कीमत बढ़ेगा ना तो मांग क्या होगा, कम हो जाएगा। ये मांग का नियम कहता है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अब ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ये आया इकोनॉमिक्स से। तो अर्थशास्त्र आया, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को, है ना। अर्थशास्त्र का जनक है एडम स्मिथ। और अर्थशास्त्र के करंट अफेयर में क्वेश्चन क्या याद रखना है, तो 2024 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में किसको किसको मिला, तो 3 लोगों को मिला है। 3 लोगों को मिला, कौन कौन सा है, एस मोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन, याद रखना है, आप पढ़े भी होंगे, यहाँ पर आपको रिवीजन करवाते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया, तो अर्थशास्त्र का मिला 3 लोगों को, और कौन कौन सा है, तो याद ऐसे रख लेना है, एस मोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन, एस मोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन, ठीक है, एस मोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप में गठित है, मुख्य रूप में डैश से गठित है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें क्या है कि ये जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, हर एक प्रश्न को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, और जो सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि पूरी आने की संभावना है, वही सब प्रश्नों को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। और ये सब प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी की पपड़ी में जो है ये कितनी बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी की पपड़ी जो बना होता है ना, ये इसमें ऑप्शन में से कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा होता है ऑक्सीजन, उसके बाद होता है सिलिकॉन, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। पृथ्वी की पपड़ी से ना 3-4 प्रश्न बनता है, इसलिए आपको याद रखना है। एक प्रश्न आएगा कि पृथ्वी की पपड़ी में यानी कि भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है। आपको क्रम से बताते हैं यार, देखिए यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। देखिए सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन, उसके बाद है सिलिकॉन, उसके बाद है एल्युमिनियम, और उससे के बाद है लोहा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या बनता है, पृथ्वी के भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। लेकिन अगर पूछे, देखिए ये क्या गैस है ऑक्सीजन, ये क्या अधातु है सिलिकॉन, और धातु में लोहा है। यानी कि क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो वो हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा धातु अगर पूछे तो एल्युमिनियम, और सबसे ज़्यादा दूसरा धातु पूछे तो लोहा, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। अब इसको याद ऐसे रख लेना है कि 4 तत्व है, याद रखना है आपको, आसी एलो यानी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, ये क्रम से है। यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा में हो जाएगा क्या, धातु में एल्युमिनियम हो जाएगा, दूसरा में लोहा हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। अच्छा, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है। इस टाइप के 4 प्रश्न पूछा जाता है, वो चारों को एक साथ जब भी पढ़िए एक साथ रिवीजन करिए। कौन कौन सा, देखिए सबसे ज़्यादा पृथ्वी के भूप्रकृति में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मानव शरीर में पूछे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो भी है ऑक्सीजन। यानी कि पृथ्वी के भूप्रकृति और मानव शरीर, ये दोनों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है नाइट्रोजन है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, जो कि 78% है, ठीक है। और ब्रह्मांड में पूछे कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा प्रचुर मात्रा में, तो वो है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में पूछे या तो सूर्य और तारा में पूछे, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस या तत्व है हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये चारों अति महत्वपूर्ण है, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
अच्छा, ऑक्सीजन की खोज किसने किया अगर पूछ दे तो ऑक्सीजन की खोज किया था जोसेफ प्रिस्टले ने, और हंसाने वाली गैस का भी खोज किया था किसने, जोसेफ प्रिस्टले ने। और नाइट्रोजन की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है सीनेबार, डेस का एक अयस्क या तो खनिज है, तो सीनेबार किसका अयस्क है, तो सीनेबार है मरकरी का, यानी पारा का, है ना, मरकरी का ये अयस्क है सीनेबार। अब मरकरी को ही बोलते हैं क्या, पारा बोलते हैं, ठीक है। पारा का जो प्रतीक होता है क्या होता है, Hg, इसकी परमाणु संख्या कितनी है, तो 80 है। पारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न देखिए ये पूछा जाता है किसका है, इसका एक ये, और एक प्रश्न आएगा क्या, कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सा है, तो वो पारा ही है ना, मर्क्यूरी। कमरे के ताप पर पाया जाने वाला द्रव धातु जो है पारा, और कमरे के ताप पर पाया जाने वाला द्रव अधातु कौन सा है, तो वो है ब्रोमीन, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब प्रश्न क्या है अक्सर पूछा जाता है, हमेशा कई बार एग्जामों में आया, और अभी रेलवे टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ है इसमें द्रव अधातु वाला पूछा गया था, ठीक है, कि कमरे के ताप पर पाया जाने वाला द्रव अधातु कौन सा है, तो वो है ब्रोमीन है, ठीक है। ब्रोमीन की परमाणु संख्या 35 है, ठीक है। तो द्रव धातु जो है वो पारा, और द्रव अधातु हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है तथा परमाणु संख्या 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। तो देखिए ये सब क्या क्वेश्चन सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सब। तो द्रव्यमान संख्या दे दिया आपको, परमाणु संख्या दे दिया, न्यूट्रॉन बताना है। तो होता क्या है, देखिए न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, यानी ये दोनों को योग कितना होता है, द्रव्यमान संख्या होता है ना, द्रव्यमान संख्या होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या दे दिया है, न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या दे दिया, जो परमाणु संख्या होती है ना वही होता है प्रोटॉन की संख्या, वही होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो क्या होती है, तो परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो याद रखना है। तो ये आपको दिया है क्या, परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या दे दिया है। न्यूट्रॉन पूछा है तो ये प्रोटॉन दे दिया आपको 16, और ये भी दे दिया है द्रव्यमान भी दे दिया 32। तो न्यूट्रॉन को पूछा है तो 16 इसमें घटा दीजिए, तो न्यूट्रॉन का निकल जाएगा, 32 में 16 जाएगा तो कितना होगा 16। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है। तो मेन चीज़ें ध्यान रखना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को योग क्या क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न ऐसे आता है, थोड़ा सा डीपली अगर पूछा जाता है तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन का एक अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। देखिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान तो हो जाता है कितना 16 परमाणु द्रव्यमान, लेकिन ऑक्सीजन का एक अणु का आणविक द्रव्यमान पूछेगा ना, तो ऑक्सीजन लिखाता कैसे मालूम, O2 लिखाता है, ठीक है। तो ऐसे इसका आणविक एक अणु का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, और यहाँ क्या O2 है, यानी कि 2 से गुना कर देंगे। तो ऑक्सीजन के एक अणु का आणविक द्रव्यमान पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए ओजोन का एक अणु का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो ओजोन कैसे लिखाता है, ओजोन का सूत्र होता है O3, ठीक है। तो O3 होगा, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान होता है कितना 16, तो ओजोन का पूछा तो O3 है, तो O3 यानी कि 16 48 हो जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा, ये जानेंगे तो आसानी से आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। अच्छा बात करते हैं क्या, ये जो परमाणु संख्या 16 ये किसकी है, तो सल्फर का है। सल्फर का परमाणु संख्या 16 है, ठीक है, और इसका परमाणु द्रव्यमान 32 है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है 8 है, परमाणु द्रव्यमान कितना है 16 है। नेक्स्ट है, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है, तो किस में, पल्सर में ये परिवर्तित हो जाता है ना, इसका करेक्ट आंसर है पल्सर में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा मालूम, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है सूर्य है, सूर्य के बाद है प्रोक्सिमा सेंटूरी, ठीक है, सूर्य के बाद है प्रोक्सिमा सेंटूरी। यानी क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य के बाद कौन सा है, तो वो है प्रोक्सिमा सेंटूरी है। पहला तो सूर्य है, उसके बाद है प्रोक्सिमा सेंटूरी, याद रखना है। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, ठीक है। ये कहाँ है, तो चीन और मंगोलिया के सीमा में है, चीन और मंगोलिया में। अच्छा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल, वो कहाँ है, तो उत्तरी अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार रेगिस्तान जो है ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये राजस्थान में है।
अच्छा, एशिया की बात कर रहा है, एशिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो वो है माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में ये नियुक्त किया था किसको? तानसेन को। ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका करेक्ट आंसर। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे? तानसेन को नियुक्त किया गया था। इसी तरह इसका अति महत्वपूर्ण प्रश्न आता है 2-3 इसी तरह सेम, कि अकबर का अंगरक्षक कौन था मालूम? अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खान था। अकबर का संरक्षण याद रखना है, 2-3 नाम इसको याद रखना है, इससे काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो संगीतज्ञ हो गया मियाँ तानसेन, और संरक्षक हो गया बैरम खान। और एक क्वेश्चन आता है क्या, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री राजा टोडरमल था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अकबर से। अकबर से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में आता है। तो अकबर का जन्म कब हुआ था मालूम? अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो उमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर किस वंश का शासक था? तो अकबर है ना मुगल वंश का शासक था। और मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था, है ना। बाबर का जो पुत्र था कौन? हुमायूं। और हुमायूं का पुत्र था अकबर। अकबर का पुत्र था जहांगीर। जहांगीर का पुत्र था शाहजहां। शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। ठीक है, याद रखना है 6 शासक का नाम क्रम से याद रखना है। और सब ये क्या है? ये पुत्र था, इसका पुत्र ये हुमायूं। हुमायूं पुत्र अकबर। अकबर का जहांगीर पुत्र। जहांगीर का पुत्र शाहजहां। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। ठीक है, और ये क्रम से याद रखना है इसको। तो याद रखना भाज शाह यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाह यानी कि शाहजहां और औरंगजेब। ठीक, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है, अकबर कितने वर्ष की उम्र में सम्राट बना? तो मात्र 13 वर्ष की उम्र में ये सम्राट बना था। अकबर का शासनकाल कब से कब तक है? तो 1556 से 1605 ईस्वी तक है। ठीक है, ये भी ईस्वी भी कई बार क्या है क्वेश्चन आपको हल करने में मदद कर देता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। और 1600 ईस्वी में यहाँ 1605 तक कौन है? अकबर है। तो आंसर क्या हो जाता है? अकबर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था? तो मनसबदारी प्रथा अकबर ने ही शुरू किया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने ही करवाया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण, जो कि बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में ही है, तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। एक क्वेश्चन ये आता है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। दीन इलाही की स्थापना किसने करवाया था? तो अकबर ने ही करवाया था। 1582 में दीन इलाही की स्थापना करवाया था अकबर ने। ठीक, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है, अशोक किस वंश के राजा थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक किस वंश के? तो ये मौर्य वंश के थे। एक क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में ही पूछा गया था कि अशोक जो है किसका पौत्र है? अशोक किसका पौत्र था? ठीक है, तो अशोक किसका पौत्र था? तो ऐसे समझिए, देखिए ये मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। अब बिंदुसार का पुत्र था अशोक। ठीक है, तो अशोक किसका पौत्र हो गया? पौत्र यानी कि पोता। ठीक है, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, कई लोग पौत्र मतलब पुत्र ध्यान नहीं दिए थे, पुत्र का आंसर क्या है, इसको बिंदुसार टिक कर दिए थे। तो बिंदुसार का ये पुत्र है अशोक, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का ये पौत्र है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार, अब बिंदुसार का पुत्र है अशोक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यानी कि अशोक का पिता का नाम क्या है? तो बिंदुसार है। अब अशोक का पिता का नाम बिंदुसार है। अब इसी तरह कन्फ्यूजन वाला है बिंबिसार, वो भी ऑप्शन में रहेगा, तो वो ध्यान रखना है। बिंबिसार कौन था? तो ये हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। अब बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश का शासक है, अशोक का पिता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आपेक्षिक घनत्व का इकाई क्या है? तो आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है, आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट है, भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? तो न्यूनतम उम्र जो वोट देने का वो क्या है? 18 वर्ष है ना, इसका करेक्ट आंसर 18 वर्ष है। अब यहाँ से 2 प्रश्न याद रखना आपको, एक की मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। कब किया गया था? 1989 में ये लागू हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, बात करते हैं, ये वोट देने की आई बात, ये तो मतदान से आई है। तो आपको याद रखना क्या, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था मालूम? ये हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसी 25 जनवरी से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न आता है क्या,
कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो यही 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो डेट है ये यहीं से आया, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। निर्वाचन से संबंधित भाग कौन सा है, भाग 15 है, और अनुच्छेद कौन सा है, 324 है। निर्वाचन से 324 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को देश को अस्तित्व में आया, तो अस्तित्व में आया यानी कि लागू कब हुआ, ये अस्तित्व में आ गया 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। अगर पूछे कि भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक, याद रखना है 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकार किया गया था। और इसी 26 नवंबर से एक प्रश्न आता है, क्या संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दूध दिवस, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आई टू हैड ए लव स्टोरी। आई टू हैड ए लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है रविंदर सिंह, है ना। इसका करेक्ट आंसर है रविंदर सिंह है। ठीक है, झुम्पा लाहिरी से एक पुस्तक याद रखना है। द नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है, झुम्पा लाहिरी है। सलमान रुश्दी से एक प्रश्न याद रखना है, क्या मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी है। याद कैसे रखना है, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी। देखिए मिडनाइट चिल्ड्रन यानी कि मिडनाइट में चिल्ड्रन क्या हो, रूस गया, है ना, रूस गया रसदी, रूस गया रुश्दी, ऐसे रिलेट कर लेना तो याद रहेगा आपको। मिडनाइट चिल्ड्रन यानी मध्य रात्रि को बच्चे क्या हुआ, रूस गया, यानी मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक रसदी, है ना, क्या रुश्दी, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है, MS वर्ड में Ctrl+S इसका क्या काम है। Ctrl+S का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट को समान नाम से सेव करना। डॉक्यूमेंट को समान नाम से सेव करेगा Ctrl+S जब दबाइएगा। कंप्यूटर की से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, याद रखना है कंप्यूटर के पिता कौन है, तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर के कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, क्या एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से रहेगा आपको जो है फुल फॉर्म से, है ना, जैसे कि CPU का फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पूछ दिया जाएगा। रैम का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और क्या आता है, रोम, रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। लेन का क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। वेन का क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये सारी चीज़ ध्यान रखना है। USB का आएगा तो यूनिवर्सल सीरियल बस होगा। ठीक है, और क्या आता है, URL, है ना, तो URL का क्या था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद रखना है, इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया ये कहलाता है कायांतरण, है ना। इसका करेक्ट आंसर है कायांतरण। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं, यानी कि नोटा कब से लागू किया गया था, तो नोटा लागू हुआ था 2013 ईस्वी से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है, तो सतत विकास लक्ष्य में से एक है कौन, तो वो है, देखिए सतत विकास लक्ष्य में सभी है। शून्य भूखमरी भी है, जलवायु कार्रवाई भी है, जल के नीचे जीवन और गुणवत्ता परक शिक्षा। ठीक है, तो ये सभी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, है ना, ABCD ये चारों। ठीक है, अब देखिए सतत विकास लक्ष्य से ने 2-3 प्रश्न पूछा गया था आपका रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 24 दिसंबर 24 में हुआ था। तो सतत विकास लक्ष्य जो है, ये सतत विकास रिपोर्ट ये जारी कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र जारी करता है। भारत में कौन करता है, नीति आयोग करता है। ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है, और भारत में नीति आयोग करता है। सतत विकास लक्ष्य 2024 में भारत की कौन सा रैंक था, तो 109वें रैंक पर था, ये याद रखना है। एक प्रश्न आया था, और एक प्रश्न आया था कि सतत विकास रिपोर्ट में सबसे जो नीचे है, सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा था, तो वो बिहार का रहा था। ये प्रश्न 2 प्रश्न आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना क्या, सतत विकास लक्ष्य में 2024 रिपोर्ट में भारत का रैंक है 109वां, और भारत का स्कोर क्या रहा था, तो 63.99 रहा था स्कोर। अगर स्कोर पूछे तो 63.99। सतत विकास लक्ष्य इंडिया में जो है जो जारी करता है नीति आयोग द्वारा जारी होता है, और 2023-24 में खराब प्रदर्शन किसका रहा था, बिहार का रहा था। ठीक है, इंडिया की बात करें तो बिहार सबसे खराब रहा था। नेक्स्ट है, 9 वर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, तो 9 वर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन कर्नाटक में किया जाता है। कर्नाटक से और क्वेश्चन कौन सा आता है,
कि सोना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। यानी 4 ये राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर, बन्नेर घाटा, नागरहोल और कुद्रेमुख, ये कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ये चारों राष्ट्रीय उद्यान को ऐसे याद रख लेना है। देखिए बांदीपुर है और बन्नेर घाटा है, नागरहोल है, कुद्रेमुख है। तो ऐसे याद रख लेना इसको, बन के हवा में बेजुआ में दिल लगाने आऊँगा। तो इसको बन के से याद रखेंगे क्या? बांदीपुर, बन्नेर घाटा, नो से नागरहोल, को से कुद्रेमुख। तो ये बन के सिर्फ याद रखना है, बाकी तो जो गाना क्या है, एक नाटक है। नाटक यानी कि कर्नाटक में है, ठीक है। तो याद रखना है सिर्फ बन के से मतलब रखना है, बाकी सब नाटक है। नाटक यानी ये कर्नाटक में है, ठीक है। तो बांदीपुर, बन्नेर घाटा, जिसमें कि बांदीपुर और नागरहोल ये ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ज़्यादा बार रिपीट होता है, बांदीपुर और नागरहोल। और फिर बन्नेर घाटा और कुद्रेमुख, ये सभी चारों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कैगा परमाणु संयंत्र, ये कहाँ है? तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला है वो क्या कहलाता है? तो शहर के कई क्षेत्रों में जो फैला है वो कहलाता है मेन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लेन का लोकल एरिया नेटवर्क, वेन का वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, कौन सी 2 नदियाँ अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है 2 नदियाँ, सतलज और ब्यास। ये 2 नदी सॉरी ये नहीं है, ये क्या है, ये वाला है नर्मदा और ताप्ती, ये अरब सागर में गिरती है। जैसे इसको देखिए, ऐसे समझिए, ऐसे क्वेश्चन एक घुमा के ये भी पूछता है कि इनमें से कौन सी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है, तो आपको याद रखना है। देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, इधर है आपको क्या, अरब सागर है, ठीक है। ये अरब सागर में गिरती है। तो वो कौन कौन सी नदी है? काफ़ी महत्वपूर्ण 5 नदियाँ आपको याद रखना है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। कौन सा? देखिए वो साबरमती, लूनी नदी, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये 5 नदियाँ जो कि पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। इसको याद ऐसे रख लेना है, साला मानता नहीं, साला से हो जाएगा साबरमती और लो से हो जाएगा लूनी, साला मानता से हो जाएगा माही, नर्मदा और ताप्ती। तो एक लाइन याद रखिएगा, साला मानता नहीं, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, है ना। साबरमती, लूनी, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये 5 नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। और अरब सागर में सभी नदियाँ गिरती है, लेकिन ये लूनी जो है, लूनी क्या है, ये कक्ष के रन में ही विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, लूनी क्या है, लुप्त हो जाती है, कहाँ? कक्ष के रन में लूनी लुप्त हो जाती है, लूनी लुप्त हो जाती है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या था, नर्मदा और ताप्ती यहाँ है, देखिए अरब सागर में यहाँ गिर जाती है, तो ये क्वेश्चन आंसर हो गया था। नेक्स्ट है, आयकर विभाग को विशिष्ट फॉर्मेट में फाइल रिटर्न करने हेतु यूजर्स की आवश्यकता होती है, वह फॉर्मेट कौन सा है? आयकर विभाग को विशिष्ट फॉर्मेट में फाइल रिटर्न करने हेतु यूजर्स की आवश्यकता होती है, वह फॉर्मेट कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है वह है XML, ऑप्शन नंबर 3 XML। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुआ था? तो वो क्या है, वो आया था क्या, रोलेट एक्ट, है ना। रोलेट एक्ट के विरोध में ये सब जालियांवाला बाग में ये सब एकत्रित हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 रोलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? तो ये हुआ था, याद रखना है, डेट सही याद रखना है, डेट भी महत्वपूर्ण है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। 1919 में और क्या हुआ था? तो रोलेट एक्ट पूछे कब आया था, तो 1919 में ही आया था। और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड को में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था, ठीक है, जनरल डायर ने दिया था, ये याद रखना है। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। और इसको फिर इसको गोली कौन मारा मालूम? एक क्वेश्चन आता है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो आरोपी है, यानी कि जनरल डायर जो गोली चलाने का आदेश दिया था, तो जनरल डायर को गोली किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था, ठीक है, याद रखना है। जनरल डायर को गोली किसने मारा? उधम सिंह ने। और इसी तरह कन्फ्यूजन वाला प्रश्न आएगा कि कर्नल वायली को गोली किसने मारा? तो उसमें भी अगर आप नहीं पढ़ें तो क्या उधम सिंह ही टिक कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कर्नल वायली को गोली मारा था मदन लाल ढींगरा ने, ठीक है। याद रखना कैसे, कर्नल वायली
मदन लाल, वाइली लाल, वाइली मदन लाल, है ना, इसे रिलेट करना है, कन्फ्यूजन नहीं होगा और याद भी रहेगा। तो गोली मारने में क्या 2 प्रश्न अति महत्वपूर्ण यहाँ से पूछा जाता है। तो कर्नल वाइली को गोली किसने मारा? मदन लाल ढींगरा ने। और जनरल डायर को गोली किसने मारा? तो मारा था उधम सिंह ने। ठीक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ये मिलाना है स्तंभों को, यानी कि यहाँ पर आपको एसआई मात्रक दिया हुआ है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, और विभवांतर का क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। धारिता का फैराडे और प्रेरकत्व का क्या हो जाएगा? हेनरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? तो संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध किसने लिखा था? तो ये पाणिनि ने लिखा। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण वो है, पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में अक्सर आता ही आता है ना। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। इसको याद कैसे रखना है? देखिए, अष्टाध्यायी को करना रिलेट करना है किससे? कष्ट से। अष्ट कष्ट, यानी किसी को कष्ट होगा तो पानी देंगे। ठीक है, आपको याद रहेगा और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो अष्टाध्याय यानी कि कष्ट होगा तो पानी देंगे, यानी कि पाणिनि। अष्टाध्याय के लेखक कौन हो गया? पाणिनि। अष्टाध्याय यानी कष्टा पानी, है ना, कष्ट होगा पानी देंगे, तो अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसे। इसी तरह 2-3 पुस्तक है जो कि एग्जाम में रिपीट होते रहता है हमेशा। एक आएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य। अर्थशास्त्र के कौटिल्य। एक पुस्तक का नाम आता है इंडिका। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इसको याद ऐसे रखना है। देखिए, इंडिका को रिलेट करिए इंडिया से। इंडिया में मेगा खनिज है, यानी कि मेगास्थनीज को मेगा खनिज से रिलेट कर देना है। इंडिया में मेगा खनिज है तो आपको रिलेट रहेगा, याद रहेगा। तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। ठीक है, और राजतरंगिणी का लेखक कलहन। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु तो उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 78 वर्ष जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो शक संवत है ये कब जारी हुआ था? शक संवत ये 78 ईस्वी में जारी हुआ था। ठीक है, किसने जारी किया था? तो कनिष्क ने, है ना, राजा कनिष्क ने ये जारी किया था शक संवत। ठीक है, एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से याद रखना है। देखिए, ये लिखा जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर ये आधारित है। ठीक है, अच्छा, गुप्त संवत को किसने और कब जारी किया? गुप्त संवत जो है जारी हुआ था 319 और 20 ईस्वी में। ये कौन जारी किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एग्रोस्टोलॉजी, है ना। एग्रोस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो एग्रोस्टोलॉजी ये संबंधित है आपको घास से, है ना। एग्रोस्टोलॉजी जो है ये घास से संबंधित है। एग्रोस्टोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी हो गया वो जो कि एस्ट्रोलॉजी आता है ना, तो ये एग्रोस्टोलॉजी है। एग्रोस्टोलॉजी जो है ये घास से संबंधित है। एंथोलॉजी, ये एंथोलॉजी में क्या होता है? पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। अब पोमोलॉजी क्या होता है? फलों का अध्ययन। और स्पर्मोलॉजी होता है बीजों का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है, नाभिक है क्या ये? तो नाभिक क्या है? एक जीपीएस सिस्टम है। नाभिक क्या है? एक जीपीएस सिस्टम है। नाभिक का फुल फॉर्म क्या होता है? नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, है ना। नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन होता है। नेक्स्ट है, गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। गतिज ऊर्जा से और स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ये सबसे कई शिफ्ट में आपका एग्जाम रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया था। और क्या क्या क्वेश्चन था वो ध्यान रखना है। देखिए, गतिज ऊर्जा ऐसे पूछा था। गतिज ऊर्जा जैसे इसमें किस में है? तो चलती हुई कार में गतिज ऊर्जा है। विद्युत क्षेत्र में एक चार्जर कण में है। खिंचाव मुक्त रबर बैंड में ये गतिज ऊर्जा है। इसमें सभी में है। ठीक है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा किस में होता है? ध्यान रखना है क्या? जो चलते में रहे, मतलब जो चलता है, जैसे चलती हुई गोली, ठीक है, चलता हुआ कार, इस समय गतिज ऊर्जा हो गया। और स्थितिज ऊर्जा किस में होता है? जैसे रुका हुआ जो रहता है, जैसे खींचा हुआ रबड़, खींचा हुआ स्प्रिंग, ये समय खींचा हुआ धनुष, ये समय स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, जो चल रहा है गतिज और जो रुका हुआ है, खींच के रुका हुआ है, तो वो स्थितिज ऊर्जा हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक प्रश्न क्या आता है? ये दोनों से उदाहरण से प्रश्न पूछा गया था। और एक प्रश्न आया था क्या? यांत्रिक ऊर्जा में शामिल होता है। यांत्रिक ऊर्जा में कौन होता है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों को योग को क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों का सूत्र याद रखना है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है?
जो गुरुत्वीय त्वरण से जब गिरता है ऊपर से नीचे तो mgh होता है स्थितिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv² होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ mv² होता है। अब इसमें भी क्या बोलेगा कि द्रव्यमान को अगर दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो दोगुना हो जाएगा, लेकिन वेग को अगर दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि v² होता है ना, हाफ mv², यानी कि स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वेग को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक, तो ये याद रखना है। तो मेन चीज़ें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये दोनों को योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दक्कन का पठार है ना। किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है, तो दक्कन के पठार का। अब यहाँ क्या, मृदा यानी कि मिट्टी, मिट्टी से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन कौन सा आ सकता है। देखिए, मिट्टी सबसे ज़्यादा जो भारत में मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, तो वो जलोढ़ मिट्टी है। और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसे क्या बोला जाता है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ठीक है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है, तो बांगर बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, चाय और कॉफ़ी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो लेटराइट मिट्टी है। और काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी वो है लाल लेटराइट मिट्टी है। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी तो वो है काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी या काली कपासी मिट्टी, या तो उसे क्या बोला जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। और मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, बिना धुली सब्जियां जैसे कि बंद गोभी खाने के परिणाम स्वरूप एक कृमि के संक्रमण के द्वारा मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है और दौरा पड़ सकता है। इस कृमि का नाम क्या है, तो इस कृमि का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये फीता कृमि है ना, इसका करेक्ट आंसर है फीता कृमि। नेक्स्ट है, यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना ये किण्वन कहलाता है। ठीक है, किण्वन कहलाता है। अब देखिए, ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया और अमीबा हो गया। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से एग्जामों में आता है, और ये सब आप क्या है, आप जल्दी पढ़ते नहीं तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो इसलिए याद रखना है, क्वेश्चन ये आएगा कि हाइड्रा का प्रजनन होता है किस विधि द्वारा होता है, तो बडिंग के द्वारा, यानी कि मुकुलन विधि द्वारा होता है। हाइड्रा का प्रजनन मुकुलन विधि से अलैंगिक प्रजनन करता है। ठीक है, याद रखना है, हाइड्रा जो है या तो ईस्ट, ये दोनों यानी हाइड्रा और ईस्ट का प्रजनन मुकुलन विधि से अलैंगिक प्रजनन होता है। अमीबा का प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, कैसे होता है, तो अमीबा में प्रजनन जो होता है द्विआधारी विखंडन द्वारा होता है, यानी कि बाइनरी विखंडन नामक अलैंगिक प्रजनन विधि द्वारा होता है अमीबा में। ठीक, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु होना चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। यही लोकसभा पूछे तो 25 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। यहाँ पे आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3 30 वर्ष। ठीक है, तो इसी तरह आपको और क्या पूछा जाएगा कि राज्यसभा का सदस्य का जो होता है वो कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है, जबकि जो होता है लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक इसी तरह राज्य में होता है, ठीक सेम, यानी कि यहाँ पर रिलेट कर दिए इसको, राज्यसभा से रिलेट करिए इधर विधान परिषद से राज्य में, और यहाँ लोकसभा को रिलेट करिए किससे, तो विधानसभा से। तो सेम होता है, जो राज्यसभा का एलिजिबिलिटी है वो है विधान परिषद की, यानी कि सदस्य बनने के लिए विधान परिषद सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और कार्यकाल 6 वर्ष। और उधर ठीक लोकसभा का जो होता है राज्य विधानसभा में होता है, विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और उसका कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, तो सेम होता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाला भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से किन फसलों को लाभ होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया, किन फसलों को लाभ होता है, तो रबी की फसल को लाभ होता है। ठीक है, पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से किन फसलों को लाभ होता है, तो रबी की फसल को लाभ होता है। अब रबी की फसल कौन कौन सा है, ये प्रश्न आता है। रबी की फसल की बुआई कब होती है, कटाई कब होती है, इसी तरह खरीफ का फसल का याद रखना है। ये सब प्रश्न क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा जाता है। तो रबी की फसल में आता है गेहूँ, पहले याद रखना है, गेहूँ से रिलेट करना है रबी को। और खरीफ के फसल में आता है धान, धान किस में आता है, खरीफ के फसल में। ठीक है, तो ये दो अगर कम से कम याद रखते हैं तो कई चीज़ें क्लियर होता है।
तो रबी की फसल में आता है गेहूँ, चना, मटर, सरसों। और खरीफ की फसल में आता है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो रबी में क्या है, देखिए गेहूँ है तो गेहूँ कब बोया जाता है? तो अक्टूबर से दिसंबर के आसपास बोया जाता है। और काटा कब जाता है? दिसंबर में बोया जाता है। और रबी यानी कि गेहूँ काटा कब जाता है? तो होली के समय देखते हैं, होली के समय जाते हैं जब गांव, तो गेहूँ लगा रहता है और उस समय काटा जाता है गेहूँ। तो गेहूँ हो गया रबी की फसल। और काटा जाता है कब? मार्च अप्रैल में। ठीक है, मार्च अप्रैल के आसपास ये काटा जाता है गेहूँ। और यानी कि रबी की फसल अप्रैल के आसपास है ना, अप्रैल से जून इसका टाइम रहता है, लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और खरीफ की फसल जो है बोया जाता है कब? तो बोया जाता है खरीफ में धान आ गया, धान कब बोया जाता है? जून जुलाई में जो होता है ना बारिश में, तो जून से सितंबर उसका टाइम है। और कटाई कब होती है धान की? तो सितंबर से अक्टूबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ना। चलिए ठीक है, तो आपको याद हो गया होगा है ना। रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर से दिसंबर, काटी जाती है अप्रैल जून। और खरीफ की फसल बोई जाती है जून से सितंबर और काटी जाती है सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, रबी की फसल में गेहूँ याद रखना है मेन, और खरीफ की फसल में धान। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका सेट नंबर 12 का पूरा जीके जीएस का प्रश्न होता है समाप्त। और एक प्रश्न है जो आपसे पूछते हैं कि इसको कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, भारत का वर्तमान में लोकपाल कौन है? ठीक है, इसका आप आंसर कमेंट में दीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।